हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेज एंड चाय में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रॉ होने वाला है। ये समझ लीजिए एक मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ आप लोगों से। ऑल्दो मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं, बट स्टिल जितने भी लोग हैं, तो चलिए देखते हैं मैं इस बारे में क्या समझता हूँ कि E20 ब्लेंडिंग क्या है, कैसे है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए E20 ब्लेंडिंग के बारे में, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर जगह आपको E20 दिखेगा। तो ये होता क्या है बेसिकली? तो दोस्तों, E20 मतलब एथेनॉल की ब्लेंडिंग है, जो कि 20% डिनोट करता है 20 को। तो होता क्या है कि हमारी सरकार ने आज से 10 से 12-13 साल पहले ये सोचा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ पे क्रूड ऑयल को लेके, उसको थोड़ा कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए ये दोस्तों एक तरीका निकाला गया कि इसमें जो पेट्रोल मिलता है उसमें प्योर पेट्रोल ना दे के हम लोग थोड़ा सा ब्लेंडिंग करें। तो टू बी वेरी प्रिसाइज 10% की ब्लेंडिंग दोस्तों सोची गई थी उस समय कि हम 10% ब्लेंड करेंगे एथेनॉल को पेट्रोल के अंदर, जिससे कि ओवरऑल हमारी कंजम्पशन क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, उस समय इसको ब्लेंड किया गया। सरकारों ने बात करी ऑटोमेकर्स से, ऑटोमेकर्स ने अपनी इंजन को रीडिज़ाइन किया, सारा कंपोनेंट रीडिज़ाइन किया, जिसके जिसके कारण कि 10% ब्लेंडिंग को हमारी कार सपोर्ट कर सके। तो उस समय ये चीज़ की गई और उस समय ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। लोगों ने काफ़ी इसको अच्छे से परसीव किया। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि पेट्रोल जो हमारी गाड़ी में डल रहा है, ये मतलब प्योर पेट्रोल नहीं है और कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिल रहा है हमको। बट अब 10 साल बाद अचानक से सरकार वापस उठी। इनको लगा कि इसको हमको और कम करना है, जो हमारी कंजम्पशन है क्रूड ऑयल की, इसको हमको और कम करना है। तो इसको और कम करने के लिए दोस्तों इन्होंने जो चीज़ उठाई है, स्टेप उठाया, वो अलग स्टेप उठाया है, वो है E20 ब्लेंडिंग। अभी तक दोस्तों E10 ब्लेंडिंग हो रही थी, जो कि मैंने बताया 10% ब्लेंडिंग हमारे फ्यूल के अंदर की जा रही थी। अब इसको बढ़ा के 20% करना था इन लोगों को। तो E20 ब्लेंडिंग इन्होंने यहाँ पे चालू कर दी है। मतलब 2023 में पहली बार आया था कि E20 ब्लेंडिंग हम लोग करेंगे, और 2023 में ही इन्होंने ऑटोमेकर्स को रीडायरेक्ट कर दिया था कि आपको E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ ही बनानी है, अब चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। तो दोस्तों, 2023 में के बाद से जो गाड़ियाँ आ रही हैं पेट्रोल कार्स और जो बाइक्स आ रही हैं, उनमें आपको E20 कंप्लाइंट इंजन ही मिल रहे हैं। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके पास कोई गाड़ी PS 6.2 फेस की है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप धड़ल्ले से अपना तेल भराओ, गाड़ी चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट दोस्तों, उनका क्या, जिन्होंने गाड़ी 2023 से पहले ख़रीद ली, 2020 में, 21 में, 22 में गाड़ी तो वो भी नहीं है, पर उनका क्या होगा? उनके दोस्तों यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका इंजन, आपकी गाड़ी के इंजन जो कि कंपोनेंट्स हैं वो E10 के कंप्लाइंट में है, और E20 के जो तेल डालेंगे गाड़ी के अंदर, तो उससे दिक्कतें आ सकती हैं। अब दिक्कतें क्या आएंगी, अब ये पूछेंगे। तो आपको मैं बताऊँ तो E20 में आपका जो फ्यूल है उसके अंदर आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा ये तो मतलब टेक्निकल चीज़ है, इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, बट बढ़ जाएगा, ये समझ लीजिए आप। और जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो आपको पता है कि ये सब मेटल के पार्ट्स होते हैं, तो कोरोजन और इरोजन भी हो सकता है। जो आपका ये सब मटेरियल्स इरोड हैं, करोड होंगे, रस्टिंग आएगी। रस्टिंग आने से आपका फ्यूल लाइनिंग ख़राब हो सकती है, आपके फ्यूल इंजेक्टर्स ख़राब हो सकते हैं। और माइंड यू, ये सब बहुत महंगे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग अब ये सोचें कि यार ख़राब हो गई तो हो नहीं, तो हमारी गाड़ी 2022 की है, अभी तो वारंटी में है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 2022, 23 या 21 जो भी है, मतलब अगर आप आज भी अगर गाड़ी लेंगे ना, तो उसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि ये गाड़ी E10 कंप्लाइंट है। इसमें अगर आप कोई और तेल डालेंगे और उसके चलते गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए मतलब उसके लिए मैन्युफैक्चरर इज़ नॉट लायबल, ठीक है। उसके लिए आप लायबल हैं, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा। और अगर आप इंश्योरेंस पे का सहारा लेके चलो इंश्योरेंस पे करा लेंगे, तो इंश्योरेंस वाले भी मैन्युफैक्चरर्स की गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया, ये कह के अपना इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये दिक्कतें अब आपको एट दी एंड आपको उठाना पड़ेगा सारा खर्चा। और फ्यूल इंजेक्टर्स माइंड यू बहुत महंगा पार्ट है, बहुत महंगे आते हैं, लाखों का खर्चा आपको ऐसे हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिक्कतें क्या हैं, कैसे है, क्यों है। अब बात यह है कि सरकार ने ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट करी है, जो कि कर दी है, अब तो लोगों को मिलना भी चालू हो गया, लोग ले रहे हैं। अब डलवा क्या करेगा आदमी, डलवाना पड़ेगा ही, बिना गाड़ी के तो आदमी रह नहीं सकता। अब आलम ये है कि आदमी डीजल गाड़ी ले नहीं सकता क्योंकि लाइफ नहीं है। पेट्रोल गाड़ी में ये सब दिक्कतें हैं। अब मान लीजिए अगर आपने आज ही एक नई नवेली महिंद्रा XUV 700 खरीदी है पेट्रोल में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, क्या गारंटी है कि आने वाले 5 साल बाद सरकार का वापस मूड नहीं बदलेगा कि आप इसको ब्लेंडिंग और बढ़ानी है, आप इसको 30% करेंगे।
अगर 30% कर दिया, E30 को मैं बेसिकली यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ, अगर E30 भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया तो आने वाले समय में दोस्तों E20 वाली गाड़ियों के साथ भी यही होगा जो अभी E10 वाली गाड़ी के साथ हो रहा है। आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहती है, ऑटो मैन्युफैक्चरर आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना चाहेगा और नहीं देगा। क्यों देगा? वो उन्होंने जब इंजन को डिज़ाइन किया था तो वो उस कंपोनेंट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि इसमें 20% इथेनॉल भी डलेगा कभी। अब हालांकि अगर बात की जाए कुछ टोयोटा या होंडा जैसे मैन्युफैक्चरर जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी तो 2011 से E20 कंप्लाइंट है, बट माइंड यू अगर उन गाड़ी में भी दिक्कत आती है E20 के फ्यूल के चलते तो आपको उस पर भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो एट दी एंड फंसा कौन? एंड कंज्यूमर्स। अब समझदार कौन बना? सरकार बहुत पैसा बचा रही है यहाँ पे। यही चीज़ कुछ हुआ था जब BS6 को इम्प्लीमेंट करना था इंडिया में, तो इन्होंने BS5 को स्किप कर दिया था और BS6 डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरो 6 इम्प्लीमेंट हो रहा था यूरोप में। EU की कॉपी करते हैं ये लोग, हर चीज़ में EU की कॉपी करते हैं, पर ये नहीं देखते कि EU कितना सोचती है अपने मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, अपने कंज्यूमर्स के बारे में। अब गडकरी साहब ने यहाँ पे एक चीज़ बोल दी है कि 2027 से आपको BS7 नॉर्म्स लेके आने हैं। वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेके आनी चाहिए। इन्वायरमेंट बचेगा, हम लोग बचेंगे। बट बात यह है कि BS7 कितना बैकलैश मिल रहा है यूरो 7 को यूरोप में, उससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। इनको BS7 से मतलब है कि BS7 होना चाहिए। अब बात समझिए कि वहाँ पे EU ने ये कहा है कि हम कॉम्पनसेट करेंगे, हम थोड़ा कॉम्पनसेशन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को देंगे, थोड़ा कंज्यूमर्स को देंगे, ताकि जो 80% का प्राइस हाइक है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के एंड पे ना पड़े। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको वो 70-80% प्राइस आपको देना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको फ्री में तो कोई पार्ट नहीं देगा ना। उनको तो पैसा कमाना है, वो पैसा कमाने के लिए आए हैं तो वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। बट आप बात समझिए कि इंडिया में कितना यहाँ पे बुरा हालत है किसी भी चीज़ को लेके। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार जो हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है ये क्या सही कर रही है? मतलब सोचने वाली बात है यार ये, कि मतलब हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, इतना सब कुछ भरते हैं, उसके बाद भी हमको ये सर्विसेज मिल रही हैं। हमारे पास रोड्स नहीं है, हम RTO इतना भरते हैं, हमारे पास कार्स की हमारी हालत इतनी बुरी है, हम ये इतना भरते हैं। मतलब आप सोचिए, आप E20 बंदा एक फ्यूल डलवाएगा, उसके बाद उसको उसके चलते उस गाड़ी उसकी ख़राब होगी, उसका पैसा देना पड़ेगा, उसके ऊपर वो टैक्स भी देगा। और क्या गारंटी है कि जो पार्ट चेंज कर रहे हैं वो पार्ट लंबा चलेगा? यू नेवर नो, हो सकता है वो पार्ट भी जल्दी ख़राब हो जाए। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली है आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि अगर अब आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं ना इस समय, लाइक एज ऑफ नाउ 2025 मिड की अगर मैं बात करूँ, तो आपको तो डीजल और पेट्रोल गाड़ी पे जाना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट हाइब्रिड्स को भी मत कंसिडर करो, आप जाओ EV पे, क्योंकि EV पे एटलीस्ट ये चीज़ें हो, तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी जो चीज़ें यहाँ पे आज हमारे साथ हो रही हैं। बहुत दिक्कत वाली बात है यार, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं, सरकार ये चीज़ समझ नहीं रही है। आने वाले समय में जब दिखेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इथेनॉल ब्लेंडिंग आई सपोर्ट होना चाहिए, अच्छी बात है, बट तरीके से करो। आप ऑप्शन दे सकते हो ना एक कंज्यूमर को, भाई आपको E10 डलवाना है कि E20 डलवाना है, क्या डलवाना है। यू कैन नॉट जस्ट फोर्स एनीथिंग टू एनीवन ना। मालूम मेरी गाड़ी सपोर्ट ही नहीं करती कोई चीज़ को, तो मैं वो चीज़ क्यों डलवाऊंगा गाड़ी ख़राब करने के लिए? अब या तो एक ऑप्शन है कि या तो भाई हर पेट्रोल गाड़ी पे जो E10 कंप्लाइंट है उस पर CNG डलवाओ, तो CNG भी आप RC पे अपडेट करके दीजिए रहे हो। व्हाट इज़ दिस? आदमी करे क्या? आदमी जाए कहाँ? अब मेरे पास तो नहीं है ना 2.5 लाख रुपये कि मैं इंजेक्टर चेंज कराने जाऊँ। और चलो मैं करा भी दिए, क्या गारंटी है कि वो इंजेक्टर्स भी ख़राब नहीं होंगे? क्या गारंटी है? बहुत दिक्कतें हैं यार। मतलब आज मैं अपने आप को यहाँ पे जब रखा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार मतलब कितना ज़्यादा चेंज यहाँ पे सब कुछ आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए आसपास यहाँ पे कोई नहीं है, नो वन इज़ हेयर, नो वन, लाइक लिटरली नो वन इज़ हेयर। बट स्टिल मतलब अगर देखा जाए ना तो दिक्कतें तो हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप सोचिए बात को। अगर मैं बात करता हूँ ना कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है E20 को, मतलब ठीक है ब्लेंड करो, अच्छी बात है, बट ऑप्शन दो आप। अब ये चीज़ बोलो ऑटो मेकर्स को कि भाई चाहे जो हो जाए, आप नहीं रोक सकते हो किसी को भी कि भाई आप E10 फ्यूल, मतलब आप E20 फ्यूल्स पे आपने यूज़ कर, आपकी गाड़ी ख़राब हुई तो आपको वारंटी नहीं देंगे। आपको बोलना है उनसे कि भाई दो, आप वारंटी दो। आप बोलो इंश्योरेंस कंपनी से ना
इंजन प्रोडक्ट क्यों नहीं दे रहे आप? हम फालतू में इतना महंगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसके ऊपर भी साला हम GST देते हैं भाई, उसके ऊपर भी GST देते हैं, और उसके बाद हमको ये सर्विसेज मिल रही हैं। इज़ दिस द राइट वे? आई डोंट नो। मतलब इतना आज मैं बुरा लग रहा है ना, आज पता नहीं क्यों मैं गाड़ी से जा रहा था, मुझे ये चीज़ फील हुई कि यार मुझे बोलना चाहिए। और मुझे नहीं पता है ये वीडियो कैसे परफॉर्म करेगी, क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रॉ जाने वाली है, इसमें कोई एडिटिंग भी नहीं होगी, ये वीडियो ऐसी ही जाएगी। बट अगर आप इस पर सपोर्ट करते हैं कि मतलब मैं कुछ बात सही बोल रहा हूँ, तो यार इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? ताकि यार, क्योंकि धीरे धीरे ना हमारे कंट्री से लोग ख़त्म हो रहे हैं जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं। मतलब मैं ईवी का बहुत बड़ा विरोधी था, पता है, पर आज मैं बोल रहा हूँ कि ईवी लेना सही ऑप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब दिक्कतों वाली बात है ये। बट स्टिल यार, अगर लोगों को लग रहा है कि सही है गलत है, गवर्नमेंट हमारी क्या चाह रही है, क्यों चाह रही है, समझ ही नहीं आ रहा है यार। पर दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं आपको जेन्युइनली ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आज के डेट में गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप मत देखिए IC इंजन्स पे, आप जाइए ईवी पे। एटलीस्ट आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, सेंस ऑफ रिलायबिलिटी तो रहेगी कि यार मेरी गाड़ी चलो ठीक है, आने वाले 15 साल तो कहीं नहीं जा रही, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे आप IC इंजन्स वही बंदा ले जो बहुत पैसे वाला है, जो मतलब हर 4 साल में गाड़ी अफोर्ड कर सकता है कि दूसरी गाड़ी ले लेंगे। उसके अलावा तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप कोई मतलब यहाँ पे EV को छोड़ के IC इंजन्स पे जाए। तो दोस्तों इतना ही था हमारी वीडियो में आज के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। खैर वीडियो कोई बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट तो थी नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जेन्युइन लगी होंगी। अगर आपको जेन्युइन लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इथेनॉल ब्लेंडिंग के फेवर में हैं या नहीं। मैं तो नहीं हूँ दोस्तों, और मैं हो भी नहीं सकता। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो थोड़ा लोगों के पास जाए और इन्फ्लुएंस थोड़ा बड़े लोगों के अंदर कि दिक्कतें क्या क्या आ सकती है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम।